कि बच्चे के आजू बाजू जो पानी है वो बनता कैसे है। अब जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है यही बच्चा उसको बार बार पी रहा होता है और उसी से यूरिन फॉर्म हो रही थी और उसी से पानी बन रहा होता है। अगर कोई पेशेंट सैशेट नहीं लेना चाहे के लिए उनके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है कि इसकी एफरवेसेंट टैबलेट्स भी अवेलेबल है। बहुत बार हमारे पास जब सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स आती हैं 7वें 8वें महीने पे तो बच्चे के आजू बाजू में पानी कम होता है, उसको हमारी मेडिकल भाषा में ओलिगोहाइड्रोमनियास बोलते हैं, और बच्चे का विकास भी कम होता है। मतलब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ मेंसेस के हिसाब से, एक्सपेक्टेड जेस्टेशनल एज के हिसाब से बच्चे का विकास कम ग्रो हो रहा होता है। उसको हम लोग पहले IUGR बोलते थे और आजकल हम लोग FGR फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं। ऐसा सुनते ही माँ और बाप और पेशेंट के रिलेटिव्स तुरंत घबरा जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्या कर सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे बच्चे के आजू बाजू पानी मेंटेन हो जाए, बच्चे का विकास दोबारा स्टार्ट हो जाए। तो आइए आज हम बात करेंगे ओलिगोहाइड्रोमनियास, फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन और उसमें देने वाली मेडिसिन जो हमारे बहुत यूज़फुल मेडिसिन है, एल-आर्जिनिन और उसके अदर एसोसिएट्स के बारे में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय, मेरे साथ है डॉक्टर सपना और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला। सपना, ये मैंने जो ओलिगोहाइड्रोमनियास की बात किया, पहले ये बताओ कि कितना कॉमन है हमारे प्रैक्टिस में 24 हफ्ते 26 हफ्ते पे ये ओलिगोहाइड्रोमनियास और फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन? बहुत ही कॉमन सिनेरियो है जो आप ये बता रहे हैं कि ओलिगोहाइड्रोमिनास, और इसमें भी माइल्ड मॉडरेट और सीवियर की कैटेगरी होती है और कम से कम 10 में से 5 से 6 प्रेगनेंसीज में, मतलब 50% ऑफ द प्रेगनेंसीज में ये किसी ना किसी जेस्टेशनल एज में 7th मंथ, 8th मंथ या 9th मंथ में डेफिनेटली दिखने में आता है। तो पहले ये बताओ कि 7वें महीने पे 24 पे 26 पे 27वें हफ्ते पे ये ओलिगोहाइड्रोमनियास आया तो क्या हम लोग तीसरे चौथे महीने पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस पेशेंट को ओलिगोहाइड्रोमनियास होने वाला है? बहुत ही वंडरफुल आपका ये क्वेश्चन है, क्योंकि अब जैसे जैसे हम लोग एडवांस करते जा रहे हैं और सोनोग्राफिकली हम जो हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो स्कैन होता है 3rd मंथ में, जो अप्रॉक्सीमेटली 12 to 13 वीक्स के आसपास होता है और उसको हम एंटी स्कैन, न्यूक्लियर स्कैन के नाम से भी जानते हैं। उसमें हमारे कुछ कैलकुलेटर्स होते हैं जिसमें हम फीटल के सारे मेजरमेंट्स और डेटा डालें तो हम ये चीज़ को प्रिडिक्ट कर पाते हैं। उसके प्री एक्लेम्सिया की जो रिस्क फैक्टर्स है, बच्चे का ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन की जो रिस्क फैक्टर्स है कि कितने प्रेगनेंसीज में उस प्रेगनेंसी में उस बच्चे को, उस फीटस को कितना रिस्क है ये चीज़ होने का, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो मैं अगर उसको समराइज करूं कि एंटी स्कैन में जो हमारा यूट्राइन आर्टरी रेजिस्टेंस आता है, अगर वो रेजिस्टेंस का जो मीन लेवल है वो ज़्यादा होगा, दैट मीन्स पेशेंट बच्चे को 7वें 8वें 9वें महीने पे यूट्रस से ब्लड सप्लाई कम मिलेगा और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट उसके आजू बाजू पानी कम होगा और फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन होगा। अब इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए पहले आप हमारे व्यूअर्स को ये समझाओ कि बच्चे के आजू बाजू जो पानी है वो बनता कैसे है, ये पूरी साइकिल यूट्राइन आर्टरी रेजिस्टेंस और बच्चे के आजू बाजू पानी का क्या लेना देना है? जी, बच्चा जो फीटस होता है वो एक वाटर बैग में होता है और इसको हम एमनियोटिक फ्लूइड के नाम से जानते हैं। एमनियोटिक मेम्ब्रेन, हाँ, ठीक है। अब जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है यही बच्चा उसको बार बार पी रहा होता है और उसी से यूरिन फॉर्म हो रही थी और उसी से पानी बन रहा होता है। तो ये पूरा एक बैग ऑफ वाटर है जो बच्चे के लिए कुशन की तरह है और वो उसको प्रोटेक्ट भी करता है, वार्म रखता है और एट द सेम टाइम बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है, न्यूरल डेवलपमेंट खास तौर से, उसका ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट और ग्रोथ हो रही है, इस पानी की वजह से हो रहा है। इसलिए अगर कोई भी कारणों से अगर प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड सप्लाई कम मिल रही है या उस तरह से ऑक्सीजनेशन कम मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स कम पहुंच रहे हैं, तो बच्चे के में ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन देखने में आता है। और यहाँ पे मैं ये ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन FGR, इस चीज़ का ये मतलब है कि जब हम कोई भी प्रेगनेंसी इसको हम जेस्टेशनल एज करते हैं कि भाई अभी 30 वीक्स की प्रेगनेंसी है या अभी 27 वीक्स की प्रेगनेंसी, और जब बच्चे के हम ग्रोथ पैरामीटर्स देखते हैं लाइक BPD बाइपेराइटल डायमीटर हो गया, हेड सर्कम्फरेंस हो गया, एब्डोमिनल सर्कम्फरेंस हो गया, फीमर लेंथ हो गया, तो जब उनके मेजरमेंट्स और हम जेस्टेशनल एज को कंपेयर करते हैं और उसमें अगर डिफरेंस दिखाई देता है तब हम फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। पता, अगर मैं साधारण भाषा में समझाऊं, ये है यूट्रस, बच्चा अंदर होता है और यहाँ पर यूट्राइन आर्टरी होता है, दोनों साइड पर राइट और लेफ्ट यूट्राइन आर्टरी होती है। यूट्राइन आर्टरी की ब्लड सप्लाई मायोमेट्रियम में जाके रेडियल आर्टरी बनती है, रेडियल आर्टरी से स्पाइरल आर्टरी से अंदर प्लेसेंटा को बच्चे को सप्लाई होती है और प्लेसेंटा से बच्चे के अम्बिलिकल आर्टरी से बच्चे के हार्ट में सप्लाई होती है, बच्चे के हार्ट से बच्चे के किडनी में ब्लड सप्लाई जाती है और वहाँ किडनी में ब्लड सप्लाई से बच्चे का यूरिन पास होता है। तो अगर यूट्राइन आर्टरी से कम सप्लाई जा रही है तो यूट्रस से प्लेसेंटा में कम सप्लाई जाएगी, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड में कम सप्लाई जाएगी, अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चे के हार्ट को कम
कम सप्लाई जाएगी और वहाँ से बच्चे के किडनी में कम सप्लाई जाएगी और एज ए रिजल्ट के बच्चा का यूरिन आउटपुट कम होगा और अल्टीमेटली वही बच्चे के आजू बाजू पानी बनाता है। तो अगर अम्बिलिकल आर्टरी में या फिर यूट्राइन आर्टरी में ब्लड सप्लाई कम है तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस बच्चे को इस प्रेगनेंसी में ओलिगोहाइड्रोमनियस होने वाला है, उसको कम ब्लड सप्लाई मिलने वाला है और एज ए रिजल्ट ऑफ कम ब्लड सप्लाई उसका ग्रोथ कम होने वाला है। अच्छा, 13 वीक्स पे हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट आई कि इसका यूट्राइन आर्टरी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसका फिटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन या प्री एक्लेम्पशिया का रिस्क ज़्यादा है। तो हम लोग ऐसे पेशेंट्स को क्या काउंसिल करेंगे? डेफिनेटली। तो यहाँ पे ये जो हमारी रिपोर्ट एंटी स्कैन की, इसमें बहुत ज़रूरी है कि इन सारे पैरामीटर्स को बहुत ध्यान से देखा जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक हाईलाइट करना चाहूँगी कि कोई ये सब्जेक्टिव मैटर नहीं है, हमको जेस्टेशनल एज से यूट्राइन आर्टरी रेजिस्टेंस की वैल्यू को करस्पॉन्ड करना चाहिए और उससे हमको परसेंटाइल एक फैक्टर मिलता है जो हमको ये बताता है कि कितना उनको हाई रिस्क है। और कई बार कैलकुलेटर्स की पूरी रिपोर्ट होती है जिसमें वो बताता भी है कि उनको कितना परसेंट रिस्क है और कितने फीटस में से इस फीटस को रिस्क होने का फैक्टर है। अभी हमारे पास जब रिपोर्ट आ गई है तो हम लोगों को ये पता पड़ गया है कि जो प्लेसेंटा है उसको ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं मिल रही है। यूट्राइन आर्टरी, वह नली जो यूट्रस को ब्लड सप्लाई करती है, उसमें रेजिस्टेंस है, वो ब्लड फ्लो बराबर पहुंचा नहीं पा रही है। तो हमारे पास कुछ बहुत ही अच्छे मॉलिक्यूल्स है, मेडिसिन है, एक सब्सटेंस है, आर्जिनिन के नाम से जानते हैं, एल आर्जिनिन उसको हम उससे पहचानते हैं। और ये एक तरह का अमीनो एसिड है जो इस तरह की समस्या में और इस तरह की प्रॉब्लम से काफ़ी हेल्पफुल है। हम पेशेंट को ये समझाते हैं कि 12, 13, 14 वीक्स पे तो सब नॉर्मल है। नॉर्मली 24, 26, 28 वीक्स तक लगभग सब नॉर्मल रहता है, लेकिन अचानक से 28, 30 वीक्स के आसपास यूट्राइन आर्टरी की रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है और बच्चे को सप्लाई कब बिना स्टार्ट होता है। तो पेशेंट को यूजुअली समझना मुश्किल होता है, पर चूंकि हमारा एक्सपीरियंस है, हम ऐसे पेशेंट्स बहुत सारे देखते हैं, इसलिए पेशेंट को पहले से काउंसिल करते हैं कि आप अपना डाइट पे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स पे बहुत कंट्रोल रखें, आप अपने डाइट में सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट रखें, सफ़ेद नमक बिल्कुल नहीं खाएं, काला नमक खाएं और हाई प्रोटीन डाइट रखें। इसके अलावा जैसे सपना ने बोला, एल-आर्जिनिन करके एक अमीनो एसिड है जो मॉलिक्यूल है जो बॉडी में जनरलाइज वाजो डायलेटेशन करता है। वाजो मतलब ब्लड वेसल, डायलेटेशन मतलब बॉडी। तो वो क्या करता है, जब हम एल-आर्जिनिन लेते हैं तो बॉडी की लगभग सारी ब्लड वेसल्स, स्पेशली पेल्विस की ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं, तो उसमें यूट्राइन आर्टरी भी डायलेट होती है, तो बच्चे को ब्लड सप्लाई का सर्कुलेशन थोड़ा ज़्यादा मिलने लगता है। अच्छा, तो क्या ये एल-आर्जिनिन का मॉलिक्यूल हम लोग एंटी स्कैन के बाद से ही स्टार्ट कर देंगे या फिर हम लोग 24 वीक्स पे वेट करेंगे? इसमें यही हमको समझाना, क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है कि जितना जल्दी हम इसको स्टार्ट करेंगे, जो चीज़ 24 या 26 वीक्स पे होने वाली है उसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे इतनी सारी बातें इसीलिए हो रही है क्योंकि जो 28, 30, 32 वीक्स का जो जेस्टेशनल एज है, तब बच्चा प्री टर्म में प्री मैच्योर है। ठीक है। उसका रेस्पिरेशन, उसका जो लंग्स का डेवलपमेंट अभी इनकम्प्लीट है और हमारा पूरे ही सारे मेडिसिन, मॉलिक्यूल्स, सारे जो कैलकुलेटर्स हम यूज़ कर रहे हैं या फिर हम जो एंटी स्कैन से ये जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि हम बच्चे को मेच्योरिटी तक पहुंचा पाए। और फर्स्ट मेजर टारगेट ऑफ मेच्योरिटी होता है 34 वीक्स एंड नेक्स्ट टारगेट इज 37 वीक्स, क्योंकि बच्चा जितना अपने मेच्योरिटी एज की तरफ बढ़ेगा उतना वो कंप्लीटली मेच्योर होगा, उसके रिफ्लेक्सेस अच्छे से डेवलप हो जाएंगे और डिलीवरी के बाद उसकी जो सांस लेने की क्षमता है वो अच्छे से डेवलप हो पाएगी। अच्छा, पहले हम ये एल-आर्जिनिन इतना कर रहे हैं, हमने ये बोला एल-आर्जिनिन वाज़ोडायलेटेशन करता है। आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं पहली बात, एल-आर्जिनिन होता क्या है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, वो प्रेगनेंसी में क्या करता है? जी, एल-आर्जिनिन एक अमीनो एसिड है, इसको एक प्रोटीन के नाम से भी हम समझ सकते हैं। और जैसा अभी आपने बताया कि ये वैसोडायलेटेशन करता है, इट इज़ वेरी गुड फॉर वस्कुलर हेल्थ, क्योंकि ये क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड करके एक सब्सटेंस रिलीज करता है और जब ये सब्सटेंस रिलीज होता है तो वो वैसोडायलेटेशन, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। स्पेशली हम यहाँ यूट्राइन आर्टरी की बात कर रहे हैं, तो यूट्राइन आर्टरी वह नली जो यूट्रस को सप्लाई कर रही है उसको डायलेट करेगा, तो मदर से बच्चे में मैटरनल टू फीटल जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो इम्प्रूव होगा, उसके कारण ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव होगा, मैटरनल फीटल हीमोडायनेमिक्स इम्प्रूव हो रहे हैं, यहाँ पे ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो रहा है, ऑक्सीजनेशन और न्यूट्रिएंट्स जो बच्चे तक पहुँच रहे हैं वो इम्प्रूव होंगे और प्लेसेंटा का ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा। चलिए, आपने ये बोला कि एल-आर्जिनिन से ये होगा, तो ये बताओ एल-आर्जिनिन कैसे मार्केट में अवेलेबल है? सिरप है, गोली है, जी, सैशेट है, ऑयल है कि इंजेक्शन है, कैसे अवेलेबल होता है? जी, अब हम तीसरे स्टेज पे आ गए जब हमारा डायग्नोसिस हो गया है और हमको श्योर हो गया है कि ये हमको चालू करना है। तो सबसे कॉमनली बहुत ही सिंपल छोटे छोटे पैकेट्स और सैशेट्स के फॉर्म में अवेलेबल है,
पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है, जिसको पानी में डिजोल्व करके हम पीने के लिए देते हैं। यूजुअली एक सैशे नॉर्मली 3 ग्राम्स का स्टैंडर्ड अवेलेबल है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कई बार जब हम एक छोटे ग्लास पानी में या 200 ml में मिलाते हैं तो पेशेंट्स को जो स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल्स को बहुत कड़वा कड़वा आफ्टर टेस्ट आता है, इसलिए हम उसको थोड़ा ज़्यादा डाइल्यूशन में देने की कोशिश करते हैं। और दिन में 1 से 2 सैशे पर डे हम टू स्टार्ट विथ वी स्टार्ट 1 सैशे पर डे एंड ग्रेजुअली उनका कैसा लाइकर है, ओवरऑल उनका ब्लड प्रेशर कैसा है, हम इसकी डोज को 2 to 3 टाइम्स पर डे तक बढ़ा सकते हैं और इसको हम 9वें महीने तक चालू रख सकते हैं। बहुत बढ़िया। अगर कोई पेशेंट सैशेट नहीं लेना चाहे, वो बोले सर बहुत उल्टी आती है, बहुत मुंह कड़वा कड़वा लगता है, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए उनके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है कि इसकी एफरवेसेंट टैबलेट्स भी अवेलेबल है, ठीक है, जिसको हम पानी में डिसॉल्व करके ले सकते हैं या पानी के साथ वो इसको ले सकते हैं। और जो अमीनो एसिड्स है वो हमारे इंजेक्शंस के फॉर्म में भी अवेलेबल है, जिनको हम पेरेंट्रल आईवी लाइन के थ्रू हम उनको दे सकते हैं। बट जैसे जैसे आप इंजेक्शंस और इन पे जाएंगे तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट बढ़ता जाता है। तो इसीलिए जो स्टार्ट विद सैशे एक बहुत ही वंडरफुल चीज़ है और इस बहाने अगर आप ज़्यादा डाइल्यूशन में उसको लेते हैं तो आपका वाटर इंटेक भी बढ़ रहा है, तो हाइड्रेशन भी इम्प्रूव हो रहा है। आपने ये बोला जो इफरवेसेंट टैबलेट्स हैं वो अवेलेबल है, आपने सैशेट बोला 3 ग्राम का है, तो इफरवेसेंट टैबलेट भी 3 ग्राम्स की आती है कि वो 1 ग्राम की आती है? नॉर्मली वो 1000 मिलीग्राम्स 1 ग्राम की टैबलेट्स होती है, वाइट गोली थोड़ी बड़ी होती है। तो मतलब उस हिसाब से वो टैबलेट उसको दिन में 3 बार लेनी पड़ेगी पानी में डाल के इफरवेसेंट टैबलेट? कोई भी टैबलेट है तो हम लोग हमेशा पेशेंट को 1 a day ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी आयरन और कैल्शियम भी ले रहा है, तो इट बिकम्स टू मच ऑफ मेडिसिन। बट ग्रेजुअली एज पर द केस हमको उनको काउंसिल करते हैं कि उनको कितनी ज़रूरत है और उस हिसाब से हम उसको डोज को एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो एलार्जिनिन का सैशेट है उसका कोई स्पेसिफिक टाइम होता है कि उसको दिन में लेना है, दोपहर में लेना है, रात को लेना है, या वो कभी भी ले सकता है? ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मोस्टली खाली पेट जो है हम अवॉइड करते हैं और मॉर्निंग आवर्स में हम उसको रखते हैं, क्योंकि जब वाटर का इंटेक ज़्यादा होगा तो फीमेल्स को वैसे भी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा होता है और रात के समय अगर वो लेंगे तो उनको बार बार उनकी स्लीप डिस्टर्ब होगी। तो सुबह 9-10 बजे के आसपास आप उसको पैक बॉटल में बना के रख सकते हैं और ऐसा भी नहीं है कि एक साथ पूरा पीना है, आप घूट घूट करके उसको आराम से पी सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर कोई जॉब करते हैं तो अपनी जॉब टेबल पर डेस्क पे रख सकते हैं और उसको घूट घूट करके पी सकते हैं। आप ये मेरे को बताओ कि ये एलार्जिनिन सैशेट प्रेगनेंसी में सेफ है या इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? मोस्टली दे आर कम्प्लीटली सेफ मेडिकली, बट साइड इफेक्ट में यही है कि कभी कभी उनका अलग अलग फ्लेवर्स के आते हैं, वो फ्लेवर्स कई लोगों को पसंद नहीं आते, एक उसका हल्का सा कड़वा सा आफ्टर टेस्ट होता है जो उनको पसंद नहीं होता है, यही मोस्टली होता है। कभी कभी नौजिया जैसा होने लग जाता है। हमने टैबलेट दे दिया, सैशेट दे दिया, अब ये इसकी असर कितने टाइम में आती है? सपोज 24-26 वीक्स पे पेशेंट हमारे पास AFI 6 लेके आया, हमने सैशेट शुरू किया, तो हमको अगले दिन से उस पर असर दिखना चालू हो जाएगा क्या? जी, इसमें आपका यहाँ पे हम वेटिंग पीरियड की जो बात कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद वेटिंग पीरियड लगभग 24 to 48 आवर्स ही है। 24 आवर्स के अंदर ही वो इफेक्ट आने लगती है, लेकिन प्रोवाइडेड कि पेशेंट पी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हम तो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, हम उनको पूरा प्रोसेस भी समझा रहे हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये देखने में आता है कि जो फीमेल्स है वो ले ही नहीं रही होती है, तो कंप्लायंस कितना ही उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा, ये बताएं कि अगर ये पेशेंट 3-4 हफ्ते कंटिन्यूस लेता है तो AFI 6 से 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि AFI लाइकर बढ़ जाए? देखिए, यहाँ पे हमारा जो टारगेट क्या है कि हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि जो AFI पानी का भाग सिर्फ 5 पॉइंट है या 6 पॉइंट है तो उसे 10-12 पॉइंट कर रहे हैं, ये हमारा टारगेट नहीं है। हमारा सिर्फ यही टारगेट है कि जो अभी एग्जिस्टिंग वाटर है वो मेंटेन रहे। मे बी 6 का 7 हो जाएगा, बट 6 का 9 और 10 एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है, वो पानी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि पेशेंट्स बार बार पूछते हैं, रिलेटिव्स खासतौर से, कितना पानी बढ़ा, ये तो पाउडर पी रही है, कितना पानी बढ़ा, बट एक्चुअली पानी बढ़ता नहीं है, लेकिन वो बेसिकली जो एग्जिस्टिंग एमनियोटिक फ्लूइड है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। एट द सेम टाइम बच्चे को जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई है वो इम्प्रूव होती है, तो बच्चे का ग्रोथ डेवलपमेंट बढ़ता है, बच्चे का वजन भी बढ़ता है। क्या समर सीजन का बच्चे के आजू बाजू में पानी पे कोई फ़र्क पड़ता है? क्या मैटरनल ओरल इंटेक से बच्चे के आजू बाजू में पानी फ़र्क पड़ता है? क्योंकि बहुत सारे फीमेल्स ऐसा बोलते हैं कि सर मैडम हम तो पानी बहुत पी रहे फिर भी बच्चे के आजू बाजू पानी कैसे कम हो गया? सबसे पहले तो ये एक
काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा रोल है। हम तो समझाते हैं बट एक्चुअली दिस इज़ अ मेडिकल टर्मिनोलॉजी, तो बहुत सारे फीमेल्स को, रिलेटिव्स को समझ में नहीं आता है। हाइड्रेशन तो अपने आप में बनाना बहुत ज़रूरी है, 3 से 3.5 लीटर, और स्पेशली समर सीजन में ज़रूरी है। लेकिन पानी पीने से ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाली है, क्योंकि इसका एक मेडिकल रीज़न है कि जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन बराबर नहीं हो रहा है, यूट्रस में जो नली ब्लड वेसल्स ब्लड्स पहुंचा रही है उसमें रेजिस्टेंस है। और जो हम सोनोग्राफिकली, हमारे सोनोग्राफी से डॉपलर पैरामीटर से हम उसको जज कर पाते हैं। हमारे पास फ्लो चार्ट्स होते हैं जिसमें जेस्टेशनल एज के साथ उनका ब्लड फ्लो इंडेक्स कितना होना चाहिए, पीआई वैल्यू कितनी होना चाहिए, उससे हम गेज उसको चीज़ को गेज कर पाते हैं। एंड देयर आर क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ रिसर्च पेपर अवेलेबल जिन्होंने ये बताया है कि जिनमें भी रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है और टुवर्ड्स 95 परसेंटाइल की तरफ है तो उनको डेफिनेटली 7-8 मंथ में सारी प्रॉब्लम्स होने वाली है। तो ये सब चीज़ें हमको काउंसिल करना पड़ता है। हमने 24-26 वीक्स पे पेशेंट AFI कम करके आया, हमने 1 महीने तक उसको एलार्जिनिन दिया जी। 1 महीने के बाद दोबारा हमने वर्कअप किया तो अल्ट्रासाउंड पे 2 AFI से ज़्यादा नहीं बढ़ा। तो क्या हम लोग डोज बढ़ाएंगे एलार्जिनिन की, या कोई दूसरा मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, या फिर इंजेक्टेबल्स पे लेंगे? आप क्या बताएंगे? देखिए, इसमें डॉक्टर टू डॉक्टर और केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अभी एक तो ये कि अगर वो 1 पर डे ले रही है तो हम उसको 2 टाइम्स और मैक्सिमम 3 टाइम्स भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको लेने में कोई नुकसान नहीं है। दूसरी चीज़ है कि बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए हमको डिफरेंट अमीनो एसिड्स की ज़रूरत है। अगर पेशेंट अफोर्डेबल है और अगर वो आईवी लाइन के लिए रेडी है तो हमारे पास अमीनो एसिड्स के आईवी पेरेंटल इंजेक्शंस भी अवेलेबल है। वो भी इस काम में एमनियोटिक फ्लूइड को बढ़ाने में, मेंटेन करने में हेल्प करेगा। एट द सेम टाइम देयर आर गुड स्टडीज़ कि वो बच्चे का वेट भी बढ़ाने में मदद करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑलरेडी हम मान के चल रहे हैं कि इनको इकोस्प्रिंग करके जो हमारा मेडिसिन है, जैसे ही हमारे पास थर्ड मंथ में रिपोर्ट आई थी, लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तभी हमने उनको इकोस्प्रिन ऑलमोस्ट 150 मिलीग्राम्स की डोज में चालू कर ही दिया है, जो खून को पतला कर रहा है, जिससे भी ब्लड फ्लो इंप्रूव हो रहा है। और साथ में हमारे पास रिसेंटली कुछ स्टडीज आई हैं कि सिल्डेनाफिल नाइट्रेट करके भी एक टैबलेट होती है। इसको मुंह से नहीं लिया जाता है, इसको मोस्टली वेजाइना में अंदर रखने का टैबलेट होता है, बट अगेन उस पर अभी इनफ रिसर्चेस अवेलेबल नहीं है। सपना ने जो सिल्डेनाफिल साइट्रेट के बारे में बताया, बहुत अच्छी टैबलेट है, हम लोग बहुत साल से यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। 25 मिलीग्राम के टैबलेट हम लोग, जैसे सपना ने बताया, 12 वीक्स के स्कैन पे अगर हमको पता चल गया कि पेशेंट का यूट्राइन आर्टरी में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम लोग एलार्जिनिन का सैशेट दें या फिर सिल्डेनाफिल की टैबलेट दें। अब प्राइस वाइज बात करें तो एलार्जिनिन का एक सैशेट एवरेज 30 से 50 रुपये का आता है, और सिल्डेनाफिल साइट्रेट की एक गोली लगभग 5 से 10 रुपये की आती है। तो हम लोग 24 वीक्स तक पेशेंट को एक सिल्डेनाफिल साइट्रेट के टैबलेट वजाना में रखने का बोलते हैं। 24 वीक्स पे अगर उसका लाइकर कम होता है तो फिर हम लोग तब से एलार्जिनिन सैशेट चालू करते हैं, तो पेशेंट को प्राइस वाइज काफ़ी कम पड़ता है, काफ़ी फ़ायदा होता है। हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस में एलार्जिनिन की एफर्वेसेंट टैबलेट्स जो आती हैं वो थोड़ा सा उससे उल्टी का सेंसेशन और बेल्चिंग थोड़ा ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग सैशेट ज़्यादा प्रीफर करते हैं। सैशेट में भी 2 प्रकार के सैशेट होते हैं, एक न्यूट्रास्यूटिकल ग्रेड का होता है, फूड ग्रेड का, और एक फार्मास्यूटिकल ग्रेड का होता है। हालांकि फार्मास्यूटिकल ग्रेड के जो सैशेट्स होते हैं उनमें थोड़ा मिलना मुश्किल है, जितने भी सैशेट्स अवेलेबल हैं सब फूड ग्रेड के होते हैं। उसमें भी पैकिंग टू पैकिंग फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे सैशेट्स में जब खोलते हैं तो वो सैशेट का गट्ठा पड़ जाता है, तो वो पैकिंग बहुत सॉलिड आलू पैकिंग होनी बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारी कंपनीज़ के ऑरेंज फ्लेवर है, कुछ का पाइनएप्पल फ्लेवर है। अगेन पेशेंट बहुत फंसे होते हैं, किसी को ऑरेंज फ्लेवर चाहिए होता है तो आप सैशेट चेंज करके देख सकते हैं, पर हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि सैशेट इज़ द बेस्ट। अच्छा, ये सिल्डेनाफिल साइट्रेट में जो हम लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया है कि हम लोग 30 वीक्स तक देते हैं, उसके बाद 30 वीक्स के बाद हम लोग बंद कर देते हैं और फिर बाद में टिल डिलीवरी सैशेट देते हैं। आपने बोला अमीनो एसिड्स के इंजेक्शंस बहुत सारी कंपनीज़ के आते हैं जी। पेशेंट सैशेट के साथ हम लोग इंजेक्शन देंगे या सैशेट बंद करके इंजेक्शन देंगे, कितने इंजेक्शन देंगे, कब तक देंगे, और हमारा इंजेक्शन देने से क्राइटेरिया क्या होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सैशेट दें, सिल्डेनाफिल दें या इंजेक्शन दें, लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि एक बार पानी नॉर्मल हो जाएगा फिर नॉर्मल डिलीवरी तो हो जाएगी ना, उसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी करें। जी। जो इंजेक्शंस की जो आप बात करें, स्पेशली जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है, एनी प्रेगनेंसीज जो एल्डरली ग्रेविडा है, लाइक 35 ईयर्स से ज़्यादा है, ट्विन प्रेगनेंसीज है, IVF प्रेगनेंसीज है, जिनको लंबे समय से प्रेगनेंसी ही नहीं रुक रहा था और उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। कई बार क्या होता है, कंसीव होने के पहले ही मदर को हाइपरटेंशन होता है, तो इस तरह के
किसी को डायबिटीज़ है तो ऑलरेडी उनकी बॉडी में थायराइड है, पीसीओएस है, तो इस तरह के जो ऑलरेडी उनके बॉडी में बहुत सारे कोमॉर्बिड फैक्टर्स है, तो ऑब्वियसली हमको पता ही होता है कि ये सब चैलेंजेस और कॉम्प्लिकेशंस लगभग 7th और 8th मंथ में देखने में मिलेंगे। तो इसीलिए पेशेंट को शुरू से ही काउंसिल अगर करा जाए प्रॉपरली, एंटी स्कैन के टाइम से और इवन बिफोर एंटी स्कैन अगर हमको इकोस्प्रिन पे ले ले, एंटी स्कैन के टाइम से हम उनको सिल्डेनाफिल नाइट्रेट और आर्जिनिन के सैशेस चालू कर सकते हैं, और टुवर्ड्स द एंड अगर एस्टिमेटेड फीटल वेट कम आ रहा है, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा आ रहा है, तो हम उनको पेरेंटल अमीनो एसिड्स, IV अमीनो एसिड्स भी दे सकते हैं, जिससे डेफिनेटली बच्चे का वजन बढ़ता है। मतलब ये एलार्जिनिन के सैशेट, एलार्जिनिन की टैबलेट, सिल्डेनाफिल, अमीनो एसिड इन्फ्यूजन्स, इनसे हमारा बेसिक एम होता है कि हम बच्चे की जेस्टेशनल एज बढ़ाएं। बच्चे का वज़न तो इनसे बढ़ता ही है, पर ऐसा नहीं है कि अगर सोनोग्राफी पे 27 वीक्स पे बच्चे का वज़न 1 kg लिखा है तो 31 वीक्स पे वो 3 kg हो जाएगा। एक बच्चे का वज़न एवरेज 25 वीक्स के बाद अप्रॉक्सीमेटली 15 to 25 ग्राम्स पर डे बढ़ता है। जब ब्लड सप्लाई कम होती है तो बच्चा वज़न कम बढ़ता है। तो हमारा मेन टारगेट है कि एक तो बच्चे की ब्लड सप्लाई बढ़ानी, और दूसरा उस ब्लड में जो न्यूट्रिशन जा रहा है उससे प्रोटीन से बच्चे का वज़न बढ़ता है। इसलिए हम लोग हमारे मदर को प्रोटीन सप्लीमेंट करते हैं, इधर इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, इन फॉर्म ऑफ पाउडर, इन फॉर्म ऑफ बिस्किट्स, या फिर प्रोटीन के अमीनो एसिड्स इंजेक्शंस। सो हमारा मल्टी फॉर्मेशन एक्शन होता है, मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी होती है कि हम प्रेगनेंसी को प्रोलॉन्ग भी करें, हम मदर का ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ने दें, हम मदर का ब्लड सप्लाई भी बढ़ाएं ताकि बच्चे को ब्लड सप्लाई बढ़े, जेस्टेशनल एज भी बढ़ाएं, बच्चे का वज़न भी बढ़ाएं। तो ये मेन चीज़ होती है। अभी बात रही कि नॉर्मल डिलीवरी होगी कि नहीं, नॉर्मल डिलीवरी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसा हमने पिछली वीडियो में बताया। अगर फिटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड प्रेगनेंसी है, FGR प्रेगनेंसी है, तो इसका मतलब है कि प्लेसेंटा से बच्चे को मिलने वाला ब्लड कम है। अगर नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस के पहले ही ब्लड कम है तो डिलीवरी के प्रोसेस में और भी कम मिलेगा। तो ऐसे बच्चों को डिलीवरी के टाइम पे तकलीफ़ हो सकती है। हालांकि अगर अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, डॉपलर नॉर्मल है, SD रेशियो नॉर्मल है, CPR रेशियो नॉर्मल है और NST नॉर्मल है, तो नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे सकते हैं। लेकिन इसमें कंफर्म नहीं बोल सकते कि पानी का लेवल नॉर्मल हो जाएगा तो भी नॉर्मल डिलीवरी होगी। हमारा मेन एम होता है कि हम लोग उसको मैच्योर फुल टर्म तक पहुँचाए। अच्छा, आखिरी में ये आप चीज़ बताओ कि सबसे ऐसा कोई होता है कि इस कंपनी का एलार्जिनिन अच्छा है या लगभग सारी कंपनीज के सेम ही होते हैं, ऐसा कुछ होता है? कंपनी वाइज तो मैं इतना कोई कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन एलार्जिनिन में मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम कंप्लायंस की रहती है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स ले ही नहीं रही होती है। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे एक और चीज़ हाईलाइट करूँगी कि हम इतना सारा AFI की बात कर रहे हैं तो हम ये नॉर्मल बेबीज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि कई बार जो ओलिगोहाइड्रोमिनाज है पानी कम होने के दूसरे कारण भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो केस डिस्कस कर रहे हैं वो उनका कर रहे हैं जिनके ऑलरेडी एनॉमली स्कैन जो 3D 4D स्कैन उनके नॉर्मल है एंड बेबी इज़ कम्प्लीटली फाइन। तो ये था हमारा ओलिगोहाइड्रोमिनोस फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन और उसके ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाले एलार्जिनिन मॉलिक्यूल और उसके एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिस्कशन। ऐसा ही अगली इंटरेस्टिंग वीडियो लेके हम लोग दोबारा आएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।